अस्सलाम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक ऑफ कीमोथेरेपी, दैट इज सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिम एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स। ये जो चैप्टर है इसमें हम मेनली पढ़ेंगे वो वाली चीज़ें जो कि बैक्टीरिया की डीएनए सिंथेसिस में किसी ना किसी तरह हिंड्रेंस पैदा करेंगी, उनकी डीएनए की सिंथेसिस नॉर्मल नहीं होने देंगी, जिसकी वजह से या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी या फिर बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो इसमें हमारे वो वाले सारे मेडिसिन आएंगे, वो ड्रग्स आएंगे जो कि बैक्टीरियल डीएनए पे एक्ट करते हैं। और किस तरह से एक्ट करेंगे, एक हमारे पास ऐसी हैं इसमें जो जो आज मैं पढ़ूंगी, मतलब इस वाले लेक्चर में जो हम स्टार्ट करें वो सल्फोनामाइड्स एंड ट्राइमेथोप्रिम है। ये डायरेक्टली बैक्टीरियल फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोकती हैं, और फॉलिक एसिड इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। एंड यू नो कि प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स जो है वो नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं जो मिल के डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। तो इस तरह से ये वाले जो सल्फोनामाइड्स ट्राइमेथोप्रिम इस तरह रोकेंगे, और फ्लोरोक्विनोलोन्स जो आगे पढ़ेंगे वो डीएनए की सिंथेसिस को एक और डिफरेंट तरह से रोकेंगी, वो भी मैं आपको तब डिटेल में बताऊंगी। तो अभी हम यहाँ से बात करना शुरू करते हैं सल्फोनामाइड्स ट्राइमेथोप्रिम की। तो इसमें हमारे पास ये बेसिकली तीन ही ड्रग्स हैं इस ग्रुप में। एक सल्फोनामाइड्स, एक को हम कहते हैं, मतलब मेन जो ग्रुप है, एक को ट्राइमेथोप्रिम, और तीसरी को, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथॉक्साजोल कहते हैं। ठीक है, तो ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। अच्छा, इनकी क्लासिफिकेशन में कोई ऐसी खास बात नहीं है, दो ही हैं। मैंने आपको बताया कि एक आपकी जो सल्फोनामाइड्स है ये एक स्टेप को रोकेगी बैक्टीरियल के फॉलिक एसिड सिंथेसिस का, और जो ट्राइमेथोप्रिम है ये दूसरा स्टेप रोकती है। ठीक है, अच्छा, तो फार्माकोकाइनेटिक्स है ना, अगर मैं उनमें सल्फोनामाइड्स की सबसे पहले बात करूँ तो अपने जहन में आपने रखना कि बाकी सारे तो इनके सेम नॉर्मल से फार्माकोकाइनेटिक्स है कि एक्सक्रीशन फ्रॉम द किडनी है, और एब्जॉर्प्शन ओरल जो इनकी इनटेक है वो ऑरल भी हो सकती है और पैरेंटल भी हो सकती है। उसके बाद यूरिन में थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, यानी जो कि आपके एमसीक्यूज में आती है, वो ये कि सल्फोनामाइड्स की सॉल्युबिलिटी एसिडिक यूरिन में डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसमें सॉल्युबल नहीं रहता। तो एसिडिक यूरिन में जब इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो इसकी एक्सक्रीशन भी मुश्किल हो जाती है। इस वजह से यूरिन की अल्कलाइनेजेशन नॉर्मल ज़रूरी होती है सल्फोनामाइड्स को एक्सक्रीट करने के लिए। ये बात आपके एमसीक्यूज में आती है कि सिक्रीशन ऑफ विच एंटीबायोटिक इज डिक्रीज्ड इन एसिडिक यूरिन, या फिर जो एक्सक्रीशन ऑफ सल्फोनामाइड्स है वो किस कंडीशन में डिक्रीज होती है, तो यूरिन के एसिडिक होने में वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके पीछे क्या डिटेल है ये याद है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कौन से पीएच का क्या रोल होता है इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग इन अ पर्टिकुलर मीडिया। और उससे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से डिफरेंट पीएच के होने पे डिफरेंट चीज़ें इफेक्ट करती है। और हमने कहा था कि एसिडिक यूरिन में जो बेसिक ड्रग्स होती हैं वो इजीली एक्सक्रीट होती हैं, और जो बेसिक यूरिन है उसमें एसिडिक ड्रग्स। तो ये बात जो है उस वक्त हमने बहुत डिटेल में की थी, मैं दोबारा सारी रिवाइज नहीं करूँगी, बस ये आपने एमसीक्यू आते हैं इसलिए याद रखना है। दूसरा जो सल्फोनामाइड्स की फार्माकोकाइनेटिक्स से रिलेटेड, ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज है आता है, वो ये कि इसकी आप तीन टाइप्स आपसे पूछी जाती हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स पूछा जाता है। तो जो तीन मेन है, बेस्ड ऑन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये कितनी देर में एक्ट करती है। तो जो शॉर्ट एक्टिंग है वो है सल्फीसॉक्साजोल, या आपकी बुक में सारी लिखी हुई है। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग सल्फीसॉक्साजोल, मीडियम एक्टिंग सल्फामिथॉक्साजोल, एंड लॉन्ग एक्टिंग सल्फाडॉक्साइन। ठीक है, तो सल्फीसॉक्साजोल, सल्फामिथॉक्साजोल एंड सल्फाडॉक्साइन शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग एक्टिंग के हिसाब से डिवाइड किया हुआ। ये भी क्योंकि बात एक दफ़ा एससीक्यू में आई हुई थी, तो इसलिए आप इस पर ध्यान दे दीजिएगा। फिर हम आते हैं अगर ट्राइमेथोप्रिम पे, तो ट्राइमेथोप्रिम के फार्माकोकाइनेटिक्स में भी कोई बहुत खास बात नहीं है। ये भी उसी तरह से एसिडिक एनवायरनमेंट में ट्रैप हो जाएगा और एक्सक्रीट आउट यूरिन के थ्रू होगा। जिसमें भी इंपॉर्टेंट बात एक है वो ये कि ये वजाइनल फ्लूइड्स एंड प्रोस्टैटिक सिक्रीशंस, मतलब प्रोस्टेट में मेल्स में जो सिक्रीशंस हो रही हैं और वजाइना में फीमेल्स में जो हो रही हैं, उनमें इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये पेशेंट ने ली हुई होती है ट्राइमेथोप्रिम तो इन दोनों एरियाज़ में ज़्यादा हो जाती है। तो जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो इन्हीं में से आ रहे हैं। मैंने आपको बता दी कि क्या चीज़ मेन है इनमें, बाकी फार्माकोकाइनेटिक्स में इनके कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, आप चाहे तो सब कुछ छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, देन कमिंग टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये आपने अपने जहन में बहुत अच्छे से रख लेना, क्योंकि ये बार बार एससीक्यू में रिपीट होता है। बस ये इतना सा है, मतलब इतना छोटा सा कि मैं क्या बताऊँ। हमने क्या कहा है कि जो सल्फोनामाइड जो ट्राइमेथोप्रिम है ये फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोक रही है। तो फॉलिक एसिड सिंथेसिस का ये प्रोसेस है, फॉलिक एसिड से मुराद है मेरी टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, दिस इज बेसिकली द एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड, इसलिए टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड होता है। तो सबसे पहले मेरे पास पैरामाइनोबेंजोइक एसिड होता है पापा, उस पर एक एंजाइम एक्ट करते हैं जिसका नाम है डाइहाइड्रोटियोरेट सिंथेज। ठीक है, सिंथेज से आपने याद रखना है कि जो पहले आएगा वो सिंथेसिस करे, डाइहाइड्रोटियोरेट सिंथेज है, उससे डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। फिर डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में अभी भी कमी है, उसमें फिर एक्ट करता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ठीक है, पहले वाला सिंथेज आएगा डाइहाइड्रोटियोरेट सिंथेज, दूसरे में डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज।
तो सिंथेज एंड रिडक्टेज, मैंने तो इस तरह याद रखा होता है कि पहले सिंथेसिस होगी और फिर रिडक्शन होगी। तो हमारे पास डायहाइड्रोफोलिक एसिड पे जब वर्क करेगा तो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो है वो प्यूरीन्स यानी नाइट्रोजनस बेसिस जो होती है हमारी, जिसमें हमारे पास एडिनाइन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन आती है, उनकी प्यूरीन्स में तो बहरहाल एडिनिन और गुआनिन ही आती हैं, तो उनकी सिंथेसिस ये कराता है और उसकी वजह से ही डीएनए बन सकता है। अगर हमारे पास प्यूरीन्स नहीं बनेंगी तो डीएनए कभी भी नहीं बन सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्यूरीन्स उसका बहुत मेजर स्ट्रक्चर बना रही होती है। और अगर हम यहाँ पर कोई भी एक स्टेप रोक देंगे, चाहे इसको रोकें चाहे इसको रोकें, तो प्यूरीन्स नहीं बन सकेंगी, तो इसीलिए बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो सल्फोनामाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो पहले वाला सिंथेज को रोकना है, ठीक है। एस फॉर सल्फोनामाइड्स, एस फॉर सिंथेज, डायहाइड्रोटियोरेट सिंथेज, तो ये पहले स्टेप को रोक देगा, यहाँ पर रोकेगा तो आगे वाले स्टेप्स नहीं होंगे, प्यूरीन नहीं बनेगी। जो ट्राइमेथोप्रेम है वो यहाँ पर आके रुकता है रिडक्टेज को, ठीक है, डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को रोकता है, वो ये भी रोक देगा तो आगे वाली चीज़ें नहीं बनेंगी। तो इन शॉर्ट आपके पास डीएनए सिंथेसिस रुक जाती है। उसके बाद हमारे पास जो बात है ना कि अगर हम बात करें कि यही प्रोसेस तो ह्यूमन बींग्स के डीएनए की फॉर्मेशन में भी तो हो रहा है, जाहिर सी बात है। अब हमारे अंदर भी तो डीएनए बन रहा है, सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर डीएनए तो नहीं बन रहा। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि सेल वॉल हमारी तो होती ही नहीं है, और दूसरी बात ये कि उनकी जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो फिर भी डिफरेंट है, तो इस वजह से जो ड्रग्स आती हैं वो हमारी सेल वॉल या हमारी सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट नहीं करती, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स पढ़ाते हुए मैंने बताया था आपको कि किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस में बैक्टीरियल और ह्यूमन में डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर भी डेफिनेटली हमारी और बैक्टीरिया की डीएनए सिंथेसिस में कहीं तो चेंज आएगा, या कहीं तो रुकना चेंज आना चाहिए, ताकि ये ड्रग्स हमारी डीएनए सिंथेसिस को इफेक्ट ना करें, क्योंकि देखने में तो यही लग रहा है कि हमारी भी सिंथेसिस डीएनए की ऐसी होती है, तो हम भी इफेक्ट हो जाएंगे। तो जो सिलेक्टिविटी है ना वो इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये एग्जैक्टली ऐसा है कि मेमेलियन सेल्स को भी इफेक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से मेमेलियन सेल्स में फॉलिक एसिड का लेवल बहुत कम हो रहा होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जब जब ऐसी वाली ड्रग्स देंगे जिसमें सल्फोनामाइड या ट्राइमेथोप्रेम होंगे, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्पेशली पेशेंट को देनी है, तो लाजमी तौर पे पेशेंट को साथ फॉलिक एसिड बाहर से ओरली लेने के लिए दिया जाता है, ताकि वो एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड, वो टैबलेट होती है छोटी सी जिसमें एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड यानी टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड होता है, तो वो जो एक्टिव फॉर्म पेशेंट इन ले लेते हैं ना ओरली, तो फिर इस प्रोसेस की जरूरत ही नहीं होती, वो डायरेक्टली जाके प्यूरिन्स बना देते हैं। तो फिर अगर ड्रग हम दे रहे हैं पेशेंट को जो यहाँ पर इनहिबिट कर रही है, तो उसकी वजह से ह्यूमन को यहाँ पर से साथ ओरल ये वाली गोली चली जाएगी, तो वो इससे बन जाएगा आगे का प्रोसेस, और उससे पीछे के प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि ये पूछते हैं वाइवा में कि सिलेक्टिविटी इस ड्रग की कैसे है, ह्यूमन सेल्स इफेक्ट होंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी कि इसमें कोई सेलेक्टिविटी नहीं है, इसमें हमें ओरली पेशेंट को देनी पड़ती है, ठीक है। रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म का ना इसका कभी क्वेश्चन नहीं आया। जाहिर सी बात है कि बैक्टीरिया हमेशा हर ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। सल्फोनामाइड्स के अगेंस्ट ने रेजिस्टेंस पैदा किए 2-3 मैकेनिज्म, एक तो उन्होंने इफ्लक्स पंप्स बना लिए, उनको अंदर ही नहीं रहने देते, मैंने आपको बताया था, ड्रग जैसी आती है उसे बाहर कर देते हैं। कुछ जो है वो प्लाज्मा, उनका जो प्लाज्मिड है उस पर ऐसे जीन्स एंड कोड होते हैं कि उसके मीडिएटेड उन्होंने कर लिए रेजिस्टेंस पैदा। और उसके अलावा उन्होंने अब जो ये पैरामाइनोबेंजोइक एसिड है अपने अंदर इसकी प्रोडक्शन ही डिक्रीज कर दी, ताकि ना ये बने तो ना कोई ड्रग हम पे एक्ट कर सके। और इसी तरह जो ट्राइमेथोप्रिम के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ने पैदा की है वो ये कि उन्होंने डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दिया, यानी इस एंजाइम की जो कि बीच में इस्तेमाल होता है। लेकिन बहरहाल आपको बस एक दफ़ा रीड दे देना इस रेजिस्टेंस पैराग्राफ को, ये आया कभी भी नहीं है एससीक्यू में। जो आती है इसकी चीज़ वो है एक तो ये वाला पूरा मैकेनिज्म, दूसरी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। अच्छा, अब इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, इसमें हमने 2 हेडिंग्स में इसको पढ़ना है। एक तो ये कि सल्फोनामाइड्स की क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, दूसरी जो हमारी कॉम्बिनेशन ड्रग थी कि ट्राइमेथोप्रेम और सल्फामेथोक्साजोल को हम कंबाइन कर ले तो क्या सिग्निफिकेंस है। बिकॉज ट्राइमेथोप्रेम अकेले बहुत ही कम दी जाती है, या तो सल्फोनामाइड्स अकेले दी जाती है या फिर ट्राइमेथोप्रेम को सल्फोनामाइड के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। अब सल्फोनामाइड्स अगर जनरली देखें तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के अगेंस्ट एक्टिव है, यानी कि ये एक वाइड स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली देखेंगे कौन से इन्फेक्शंस में हम इसको दे सकते हैं, तो सबसे पहले है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यूटीआईज में इसको हम देते हैं, और स्पेशली इसकी जो फॉर्म है ना सल्फीसॉक्साजोल, ये भी मीडियम एक्टिंग टाइप होती है उसमें, ठीक है। फिर ऑक्यूलर इन्फेक्शंस में आपने याद रखना सल्फासिटामाइड, ये आपने नाम बुक में जिस तरह लिखे हुए ना अगर उस तरह याद कर लेंगे तो बड़ा फायदा होगा। नहीं याद रहते तो गलत नहीं लिखने, आप हाल ही लिख दें कि सल्फोनामाइड एक तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में एक्ट कर रहे हो, फिर इन इन्फेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर नाम याद है तो बहुत अच्छी बात है कि यूटीआई में सल्फीसॉक्साजोल है, ऑक्यूलर में हमारे पास सल्फासिटामाइड होता है, ठीक है। ये ऑइंटमेंट होती है सल्फासिटामाइड की, ये देते हैं। इसी तरह बर्न इन्फेक्शंस में तो आपको पता भी होगा, अक्सर आपने देखा होगा कि सिल्वर
का वो एक नाम ले रहे होते हैं, बर्ड इन्फेक्शन वाले रोग, उसको हम कहते हैं बेसिकली सिल्फर सल्फाडायाजीन। वो इसी की एक फॉर्म होती है, उसका पूरा नाम है सिल्वर सल्फाडायाजीन। तो ये बर्ड्स में बहुत ज़्यादा देते हैं और इसको आपने इसे भी याद रखना है क्योंकि आपकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सिल्वर सल्फाडायाजीन की ये बर्ड्स के पेशेंट को देते हैं। देन हमारे पास जो ऑटो इम्यून कंडीशन है अल्सरेटिव कोलाइटिस या रूमेटाइड आर्थराइटिस की, उसमें भी यही सल्फासालाजीन वगैरह है। एंड देन टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो आपका एक पैरासिटिक एजेंट है। तो इस तरह आपके ये सारे इन्फेक्शन में वी हैव सल्फोनामाइड्स टू यूज़। देन ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल के बारे में आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी कि वैसे तो आपको ये वाला जो है दोनों का कॉम्बिनेशन, ये भी यूटीआई हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, ईयर इन्फेक्शन हो गया, साइनसिस का इन्फेक्शन हो गया। तो आप अगर इसको ओवरऑल देखें तो आपके रेस्पिरेशन और ईएनटी से रिलेटेड मसलों को डील कर रही है, उसके अलावा यूटीआई को डील कर रही है। ब्रॉडली मैं आपको बताऊं तो उन सब में इस्तेमाल कर सकते हैं हम, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका यूज़ है वो एड्स के या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में जो डिजीज़ होती हैं उसमें हेमोफिलस बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमोसिस्टिस जिरोविशाई इंपॉर्टेंट है, एरोमोनास हाइड्रोफिला इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि एक अलग वीडियो में लिस्ट पूरी दूंगी जो एड्स के पेशेंट्स को या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को जो डिजीज़ होती हैं उनकी, बिकॉज आपका वाइवा का एससीक्यू का क्वेश्चन आता होता है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों की डिजीज़ के नाम बताएं, तो उसमें ना ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा एक्ट करता है, बेहतरीन है, ड्रग ऑफ चॉइस है। क्या क्या? एरोमोनास है, न्यूमोसिस्टिस जिरोविशाई है, या फिर कोई और आपका इन्फेक्शन विच इज़ वो इन नेचर जिसमें पेशेंट की इम्यूनिटी पहले से लो होती है, ठीक है, तो उसमें आप ये ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे देते हैं। उसके अलावा फिर आपके शिगेला और कुछ और कॉलरा वगैरह में भी हम इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन एड्स पेशेंट्स की बात आपने नहीं भूलनी। यहाँ तक होगी इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ये बहुत ज़्यादा आती होती है एससीक्यूज़ में। और इसके बाद हम करेंगे टॉक्सिसिटी एंड देन विल मूव टू फ्लोरोक्विनोलोन्स इन नेक्स्ट पार्ट। अभी तक कोई मसला हो, कैन आस्क मी। थैंक यू।